हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है JRD टाटा, जमशेदजी टाटा। आज हम उनके बारे में जानते हैं। The year 2004 was significant for the Tata Group as it marked the 100th birth anniversary of JRD Tata and Naval Tata and the death anniversary of Jamshedji Tata. साल 2004 जो एक टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है उसके लिए एक रिमार्केबल दिन था, क्योंकि वो 100th बर्थ एनिवर्सरी 100वां जन्मदिन था JRD टाटा और नवल टाटा का, और उनकी डेथ सिनेटरी ऑफ जमशेदजी टाटा, और जमशेदजी टाटा की डेथ एनिवर्सरी थी। फॉर 2 जनरेशन एंड मोर JRD एपिटमाइज अ वे ऑफ लाइफ एंड अ कल्चर। उन्होंने अपने उनके 2 जनरेशन, 2 पीढ़ियों ने इंडस्ट्री और इंडस्ट्री को एक नया पहचान, बिजनेस की दुनिया में एक नई पहचान दी है लोगों को। उनका जो भी प्रॉपर्टी, जो हेल्थ, जो वेल्थ उन्होंने गैदर किया है, जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने गैदर किया है, वो इंडस्ट्रीज को एक नया फॉर्म, नया रूप उन्होंने दिया। उनको कह सकते हैं कि फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भी कहा जाता है, कि इंडिया में इंडस्ट्रियल बिजनेस के पॉइनियर माने जाते हैं, कर्मधार माने जाते हैं। बेस उन्होंने दिया है। ओके, वो उनका ऐसा मानना था कि जो लोगों से हम लेते हैं, उनसे मेहनत करके या उनसे जो काम करवाते हैं, वापस उनके पास एक अच्छे फॉर्म में उससे कई गुना जाना चाहिए। ये उनकी सोच होती थी, और इसी सोच के साथ उन्होंने इंडस्ट्री को इंडिया में आइडेंटिफिकेशन दिलाई है। उनका जन्म पेरिस में 29 जुलाई 1904, 29 जुलाई 1904 में जमशेदजी रतनजी दादाभाई टाटा, उनका जन्म हुआ था। वो अपने माँ बाप के दूसरे सन थे, वो दूसरे बेटे थे। उनकी माँ का नाम था सुनी और पिता का नाम रतनजी दादाभाई टाटा। स्टैब्लिश्ड इन उनकी माँ फ्रेंच से बिलोंग करती थी। रतनजी दादाभाई टाटा की पत्नी सुनी, उनके दूसरे बेटे थे जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। 1859 में टाटा ग्रुप का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ऑलरेडी वो इंडिया में एक बिजनेस बिजनेस को एक पहचान दे चुके थे। वो 1859 से इंडिया में बिजनेस को आइडेंटिटी दिला चुके थी टाटा ग्रुप। 1938 में जहांगीर रतनजी टाटा उसके चेयरमैन बने, चौथे चेयरमैन, टाटा ग्रुप के चौथे चेयरमैन 1938 में बने, और उस समय वो बस 34 इयर्स के थे। 1904 में उनका जन्म हुआ, और 1938 में वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बन गए। तो सिर्फ 34 इयर्स के ओल्ड में उन्होंने चेयरमैनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पे आई, और उनके अंडर में, उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप बहुत ऊंचाइयों पर गया। जो उनका उस समय का साल का टर्नओवर जो 62 करोड़ का था, 620 मिलियन का टर्नओवर जो हुआ करता था इन द ईयर 1938, वो ब्लूम करके 1939 में 62 करोड़ का टर्नओवर 1990 आते आते 10,000 करोड़ का हो गया। यू कैन इमेजिन, 62 करोड़ से 100 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ का टर्नओवर उनका हो गया। ड्यूरिंग द लास्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी टाटा बहुत अलग अलग तरह के बिजनेस में उन लोगों ने एंट्री की। दैट इज वही जो लास्ट 1990, वो 20th सेंचुरी का ऑलमोस्ट हाफ 1950 के बाद में वो 20वीं सेंचुरी के जो एंडिंग वाले पार्ट आए, उस समय उन लोगों ने अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा फैलाया। ऑलमोस्ट हर एक पार्ट में, हर एक
जगह पे टाटा ने अपने प्रोडक्ट निकालने शुरू किए, अपनी फर्म, अपनी कंपनी बढ़ानी शुरू की। उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो एयरलाइंस से लेके, होटल से लेके, ट्रक और लोकोमोटिव्स में लेके सोडा और बड़े हैवी केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल में, फाइनेंशियल सर्विस में, चाय में, एयर कंडीशनर, लिपस्टिक, कलौंग, हर छोटी सी छोटी घर की चीज़ों से लेके बड़ी से बड़ी फैक्ट्रीज उनकी लगी। तो उन्होंने बिजनेस को बहुत वाइड कर दिया, अपने चारों तरफ वो फैल गए। द ग्रुप सीम टू मेक एवरीथिंग एंड डू एवरीथिंग। ऐसा लगता था कि टाटा ग्रुप जो है वो सब कुछ कर सकता है और सब तरफ कर सकता है। One of the Tata's earliest achievement was to cajole 10 rival cement companies to merge and form the Associated Cement Companies run by the Tatas. और उनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट क्या था कि ऐसे उनके जो राइवलरी कंपनीज थी, ऐसे 10 राइवलरी सीमेंट की कंपनियों को उन्होंने अपने अंडर ले लिया और अपने टाइटल के साथ उनको मर्ज कर दिया। मतलब उनका पावर, उनके पास इतने उनका बिजनेस इतना फैला हुआ था और इतनी उनकी स्ट्रैटेजी मार्केट में अच्छी थी कि उनकी राइवलरी 10 सीमेंट की कंपनियां उनके अंडर मर्ज हो गई। जेआरडी टाटा ने बिजनेस को, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस थी उसको इतना पावर दिया, जिस स्पेशली स्टील में, पावर और होटल्स में, ओके, इस फील्ड में वो और ज़्यादा इलेबोरेट हो गए, ज़्यादा फैले, ज़्यादा उन्होंने अपने बिजनेस को फैलाया। जेआरडी टाटा इज क्रेडिटेड विद प्लेसिंग द टाटा ग्रुप ऑन इंटरनेशनल मैप। उनको जेआरडी टाटा की जो लगन था, जो मेहनत था, जो मैंने बताया कि 1939 से लेके 1919 के बीच जितने स्पीड में वो बढ़े हैं, उन्होंने इंटरनेशनल मैप में अपनी कंपनी का नाम छपवा दिया एज एन एविएटर एंड पॉइनियर फ्लायर। वो सिर्फ इस तरफ नहीं, उनको एविएशन में, जो उड़ान में, फ्लाइट्स में, एयरक्राफ्ट में, एयरलाइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो उन्होंने इंडिया में कमर्शियल एविएशन को भी उन्होंने शुरू करवाया, जो मतलब सिर्फ सामान लाने ले जाने नहीं, लोगों के आने जाने, मतलब उसको एक रूट बनाने का भी काम वहीं से शुरू हुआ, समझ सकते हैं। एज अ पैटर्न ऑफ आर्ट, इतना ही नहीं, सिर्फ एविएशन, बाकी प्रोडक्ट्स, कंपनीज, वो तो अलग चीज, उसके अलावा उनका पैशन आर्ट की तरफ, आर्ट और कल्चरल डेवलपमेंट की तरफ भी उनका झुकाव बहुत था। ही वॉज रिवर्ड बाय इंडियंस आर्टिस्ट, स्कल्पचर्स एंड परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। वो जो बुनकार थे, कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, उनको भी उन्होंने पहचान दिलाई, उनकी आइडेंटिटी बनाई। टाटा सबसे बड़े बायर्स और प्रोमोटर्स बन गए दुनिया में, कि उन्होंने अपना एक रिस्पेक्ट बिल्डअप किया पूरे वर्ल्ड में, ओके। और ये सब जो आर्टिस्ट, कल्चरल लोग हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको दुनिया में आइडेंटिटी दिलाने के लिए टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई गई, ऐसी ट्रस्ट जो चैरिटी करती थी आर्टिस्ट को, स्कल्पचर्स को, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो होते हैं, पेंटर्स जो होते हैं, या फिर जो डांसर्स, सिंगर्स, ऐसे जो है उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको फाइनेंशियली मदद करने के लिए उन्होंने ये चैरिटेबल ट्रस्ट भी बनाया। टाटा, जाकिर टाटा इज अ लीडर एंड अ मोटिवेटर। वो इतना ज़्यादा, उनके सक्सेस के पीछे रीज़न क्या था कि वो एक बहुत अच्छे लीडर भी थे। जब कहते हैं ना कि जब तक एक लीडर अच्छा ना हो तो कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी अच्छे से चल नहीं सकता। तो टाटा एक बहुत अच्छे लीडर थे। तो उनका ऐसा बोलना था कि एज ए चेयरमैन मेरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि मैं रिस्पेक्ट को इंस्पायर करूं, रिस्पेक्ट मांग के नहीं लेना, मैं ऐसा लोगों के साथ रहूं, ऐसे बिहेव करूं कि रिस्पेक्ट अपने आप लोगों में आए। कभी कभी उनको बोला जाता था कि चेयरमैन के चेयरमैन है, ही इज अ चेयरमैन ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन भी उनसे सीखते थे कि कैसे लीडरशिप की जाए। उन्होंने अपने मैनेजमेंट का एक अलग ही तरीका अपनाया हुआ था, अपने जो सिस्टम का था, अपना जो वो लोगों के साथ डील करते थे, वो एक अलग तरह का तरीका हुआ करता था।
वहाँ वो हर एक इंडिविजुअल को उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी दिखाते थे, किसी को भी छोटा नीचा या वैसा नहीं, हर किसी की सोच को वो वैल्यू देते थे। एक बार उन्होंने कहा था कि बट दैट डजंट मीन्स दैट आई डू नॉट डिसएग्री और दैट आई डू नॉट एक्सप्रेस माई व्यूज, बेसिकली इट इज क्वेश्चन ऑफ हैविंग टू डील विथ इंडिविजुअल मेन हेडिंग डिफरेंट एंटरप्राइजेस। तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला जो कुछ भी बोलता है मैं सब सुन के लेता हूँ या फिर उनके किसी भी बात से मैं डिसएग्री नहीं करता हूँ, उनकी किसी भी बात से डिसएग्री, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन उनको हर एक इंडिविजुअल की अपनी सोच होती है, अपनी एक बात होती है, उसको सुनना और उसके हिसाब से सोचने की कोशिश जरूर करनी, बोलने ही ना दिया जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनका बोलना है कि अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है, यू हैव टू अडेप्ट योरसेल्फ टू देयर वेज एंड डील अकॉर्डिंगली। और उनका बोलना है कि जिससे हम बात करते हैं, जिनसे हम डील करते हैं, हमेशा डोमिनेट रह के करेंगे तो नहीं होगा, या सिर्फ अपनी व्यू पॉइंट उनको सुने, उनके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके उनको समझने की कोशिश करें, उनकी जगह पे अपने आप को रख के, तो हम कोई भी काम का, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज्यादा आसानी से निकाल सकते हैं। In 50 years, I have dealt with 100 top directors and I have gotten with all of them too. JRD टाटा का ऐसा कहना था कि इन 50 सालों में मैंने टॉप के 100 से ज़्यादा डायरेक्टर्स से मैं मिला हूँ, उनसे बातें की, उनसे डील किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती थी जहां अपने आप को सप्रेस करना पड़ता था, अपने आप को दबा के उनको सुननी पड़ती थी। हाँ, ये दर्दनाक जरूर होता था कि इतने बड़ा पॉइनियर, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट सामने वाला कुछ ऐसा बोल रहा है जो मेरे व्यू पॉइंट से अलग है। लेकिन हाँ, वो पेनफुल जरूर था लेकिन जरूरी भी था। तो मैंने ऐसे डील किया है लोगों के साथ। सो टू बी अ लीडर यू हैव गॉट टू लीड ह्यूमन बीइंग्स विथ अफेक्शन। और उनका कहना था कि अगर लीडर बनना है तो इंसानों के साथ अफेक्शन के साथ प्यार से मिलो, प्यार से डील करो, हर जगह रूलर बनने की कोशिश मत करो, बी दैट एज इट मे। वो और उनकी इसी वजह से वो हर किसी को सुनते थे, उनके लेवल पे जाके सोचने समझने की कोशिश करते थे। इसलिए उनमें वो टैलेंट था कि वो किसी के भी टैलेंट को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते थे और आसानी से कर सकते थे कि इस बंदे में है कुछ, वो कुछ उसमें ये क्वालिटी है और वो कर सकता है। एंड और एक बार जब वो कॉन्फिडेंट हो जाते थे कि इस इंसान में वो क्वालिटी, वो टैलेंट है, तो उसको वो सीधा मौका भी देते थे और उसको आगे के लिए रास्ते सुझाते थे और उनको उनका साथ भी देते थे। अगर वो चाहते हैं कि और अगर वो चाहते थे कि वो अपने पैर पे खड़े हो, अपने हिसाब से कुछ करे, तो उसके लिए भी वो हमेशा उनका साथ देते थे। और जब वो कभी तकलीफ में भी आए तो उनके वो वापस आके उनके कंधे पे रोने के लिए वो अपना कंधा भी देते थे, मतलब उनको सपोर्ट भी करते थे अगर वो नहीं कर पाते थे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उन्होंने मौके भी दिए हैं और उनको सीख दी है, पर अगर वो ना कर पाए तो उनको सपोर्ट भी किया है, जैसे सुमित मुलगांवकर जैसे लोग थे जिनमें उनको टैलेंट दिखा, उनको समझ आया कि वो कर सकते, तो उनको उनका रास्ता दिखाया, उनको अकेले अलग से काम करने का मौका दिया। तो वो हमेशा लोगों से के साथ एक प्यार से डील करने की उनकी टेंडेंसी थी। और जो उनकी सपोर्टिव क्लाइमेट थी ना, ये चीज ने उनको और ज्यादा पहचान दिलाई, लोगों को अप्रोचेबल बनाया। सर होमी मोडी, सर आर्देशीर दलाल, सर जहांगीर गांधी, रूसी मोदी, सुमंत मुलगांवकर, दरबारी सेठ और ऐसे बहुत से लोग थे जिनको उन्होंने पहचान दिलाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उनके साथ खड़े रहे, उनको मौका दिया, उनको आगे बढ़ाए। उनकी पहचान अगर दुनिया उनको जानती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं JRD टाटा का साथ रहा है। इट वॉज एन एनवायरमेंट वेयर साइंस, और इतना ही नहीं, उनका वो जो एनवायरमेंट, जो ट्रस्ट और जो भरोसा लोगों को दिखाते थे और जो मौके देते थे, उसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट और लॉयर्स और
ऐसे लोग एंटरप्रेनर्स भी बने हैं, जैसे ऋषि मोदी, सुमंत मुलगांवकर जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेनर्स भी बने हैं। उसी तरह साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट को भी उन्होंने मौके दिए हैं, जैसे होमी भाभा, हर कोई जानता है होमी भाभा का नाम। उनको भी पहचान दिलाने में, उनके अचीवमेंट्स में, उनके काम में JRD टाटा ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। वैसे फेमस लॉयर JD चोकसी, नानी फाल्कीवाला, और इकोनॉमिक्स जैसे जॉन मथाई, AD श्रॉफ, DR पेंडसे, फ्रेडी मेहता, ये सब उनके छत्र छाया में फले हैं। मतलब उन्होंने अपनी पहचान अगर दुनिया में दिखाई है तो उनको, उनकी टैलेंट को पहचान, उनको मौका देना, उनको सपोर्ट देने का काम JRD टाटा ने किया है। उनका पर्सनल इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा था, और वो 1950 से 1960 के बीच उन्होंने इस चीज़ को डेवलप करने में इंडिया में बहुत काम किया है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाए हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ में काम किया जाए, टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा इनोवेटिव काम करके उसको वर्ल्ड में अपना वर्ल्ड में पहचान बने, जैसे टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स जैसी चीज़ें जो है, दैट डील्स विद द टेक्नोलॉजी। ही इज़ अ गुड बॉस एज वेल, एक अच्छे लीडर थे, एक अच्छे इंसान थे, एक अच्छे सपोर्टर थे, वो एक बहुत अच्छे बॉस भी थे। उनका ऐसा बोलना था कि जो लेबर पॉलिसी है, वो उनका जो लेबर पॉलिसी, लेबर्स के साथ, उनके जो वर्कर्स हैं उनके साथ जो डील करने का उनका जो तरीका था वो एक अलग तरीके का था। वो उनका मानना था कि जो उनके अंडर काम करने वाले लोग हैं उनको फील करवाना जरूरी है कि वो हमारी जरूरत है, वो हमारी नीड है, वो वांटेड है हमारे लिए, वो हमको वो चाहिए, ऐसी फीलिंग उनके अंदर होनी चाहिए, इसलिए उनको वो रिस्पेक्ट देते थे। वन ऑफ द इनहेरेंट ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, तो वहीं पे कंपैरिजन अगर की जाए, आज की इंडस्ट्रीज जो है, यहाँ पे आज के इंडस्ट्रीज में अपने वर्कर्स को, अपने काम करने वाले लोगों को इंडस्ट्रीज और कंपनी जो है सिर्फ एक मशीन मानती है और एकदम मशीन की तरह उनसे डील करती है कि तुम्हारी ड्यूटी है, तुमको आना है, तुम्हें ये काम करना है, काम करो तो पैसे मिलेंगे, काम नहीं कर सकते हो तो तुम जाओ, तुमसे हम दूसरे को बुलाएंगे मत। उनका सिर्फ फोकस पैसे कमाने पे होता है, उनके लिए उनके वर्कर्स मायने नहीं रखते हैं। वहीं JRD टाटा की पॉलिसी ऐसी थी कि हर एक वर्कर को ये फील कराना जरूरी है कि तुम हमारी जरूरत हो, उनको अपनापन उनमें दिखाना जरूर है। और इसी वजह से जो वर्कर्स का एटीट्यूड जो है, जैसे आज की इंडस्ट्रीज में वर्कर्स भी अपनी कंपनी की प्रोग्रेस और कंपनी के अच्छा सोचने के लिए उनके पास भी टाइम नहीं होता, क्योंकि वो भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनके साथ जैसा बिहेव होता है वो वैसे काम करते हैं। तो कहीं अच्छा मिला, छोड़ा, चला गया, दूसरी जगह गया, पैसे, वो भी सिर्फ पैसे बनाने के लिए, सैलरी मिले इसलिए काम करते हैं, और जो उनकी कंपनीज होती है उनको काम इसलिए काम करवाती है सिर्फ अपने प्रोग्रेस के लिए। तो कोई भी एक ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन बॉन्डिंग दोनों के, ना वर्कर ना एम्प्लॉय के बीच नहीं रहता है। लेकिन इनकी जो हॉस्पिटैलिटी की जो तरीके थे टाटा के, वो अलग। उस कंपनी में हर एक छोटा से छोटा वर्कर अपने आप को उस कंपनी के लिए डेडिकेटेड करता था, क्योंकि कंपनी जो है उनको उतनी इम्पोर्टेंस देती है। इज फीलिंग हिमसेल्फ सॉरी, तो ये इनका जो कंपनी के साथ डील करने का तरीका है वो बहुत पोलाइट, ह्यूमनली है, जो उनके सक्सेस का एक रीजन है कि लोग मन लगाकर उनके लिए काम करते हैं, क्योंकि वो उनको वो इज्जत और वो सम्मान देते हैं। पर आज की इंडस्ट्रीज में उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वर्कर स्ट्राइक पे जाना, ये करना, वो करना, ये सब चलता है। पर टाटा ग्रुप में ये टेंडेंसी नहीं है। टाटा स्टील जो है एक ऐसी कंपनी है जो कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए जानी जाती है। उसमें सरप्राइजिंगली अगर बोला जाए तो वो कंपनी के पास जो आमतौर पर आज की इंडस्ट्री है काम करती है, कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेती है 6 महीने का, 1 साल का,
तो वो HR डिपार्टमेंट से, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से पब्लिक सप्लाई करवा के लेती है, वर्कर्स को अपॉइंट हायर करती है फॉर दैट ड्यूरेशन, और उसके बाद काम होने के बाद उनको हटा देती कि हाँ नहीं, तुम्हारा 6 महीने का ही प्रोजेक्ट है, 1 साल का प्रोजेक्ट है, काम करो और फिर चले। तो वो हायर करती है। पर सरप्राइजिंगली टाटा के पास इतनी मैन पावर है कि उनका, और वो उनको हमेशा के लिए अपॉइंट करके रखी हुई है, उनको जॉब दे के रखी है कि, और उनका मानना है कि अगर उनको किसी ऑपरेशन के लिए 30,000 मशीन टूल को डील करने की जरूरत पड़े, डील करने की जरूरत मतलब मशीन चलाने से लेके उसकी रिपेयरिंग से लेके उसके छोटे छोटे पार्ट में कई सारे लेवल के वर्कर्स लगते हैं, उनके पास इतना मैन पावर होता है कि वो एक साथ 30,000 मशीन टूल हैंडल करके काम कर सकते हैं बिना किसी और के मदद लिए। जैसे दूसरी कंपनीज है, कोई भी प्रोजेक्ट होती है तो उनको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से दूसरे से हायर करना पड़ता है या अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे टाटा के पास वो उतने लोगों को सैलरी पे रखती है, जब काम ना हो तो भी, काम हो तो भी, मतलब कंप्लीटली उनको अपना बना के रखी हुई। तो उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है कि 30,000 जैसे टूल्स को हैंडल करने के लिए उनको बाहर से एक भी इंसान को लेने की जरूरत नहीं है। उसको रिपेयर करना हो, रिप्लेस करना हो, मेंटेन करना हो, रन करना हो, डैमेज कंट्रोल करना है, फॉर एवरीथिंग दे हैव देयर ओन मैन पावर। तो यू कैन इमेजिन कि वो अपने वर्कर्स को कितना अच्छे से डील करते हैं। बट व्हेन एम्प्लॉइंग 30,000 ह्यूमन बींग्स ईच विद अ माइंड, और ये सोचना कि 30,000 इंसानों को एम्प्लॉय करना और हर एक एम्प्लॉयर के दिमाग में ये बात रहना कि वो हमारी ज़रूरत है और वो हमारी कंपनी के लिए रुके रहे, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आसान नहीं है किसी के लिए कर पाना। लोग 10, 15, 50 लोगों को हैंडल नहीं कर पाते हैं, वहाँ ये कंपनी 30,000 से ज़्यादा ह्यूमन लोग माइंड को उस माइंडसेट से अपॉइंट करती है जिनका मन और सोल पूरी तरह से कंपनी के लिए डेडिकेटेड होता है। जहांगीर रतन जी, दादा भाई टाटा का ये जो काम करने का तरीका है, इसी चीज ने उन्हें दुनिया में अपना नाम, बिजनेस इंडस्ट्रीज में अपनी एक आइडेंटिटी दिलाई। जिनेवा में नवंबर 29, 1993 नवंबर 29 को जिनेवा में उनका डेथ हो गया। और जब उनका डेथ हुआ तब ये हुआ कि उनको कुछ लोग अपने मन से जो जो उनको याद करते हैं, वो उनको कुछ लोग JRD बुलाते हैं। वो दुनिया में JRD के नाम से फेमस थे, उसके फ्रेंड्स उनको JRD के नाम से बुलाते थे। और वो एक बहुत अच्छे, एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो दुनिया में रिस्पेक्ट पाते थे, लोग उनकी इज्जत करते थे, और उनकी एक आइडेंटिटी थी इंडियन इंडस्ट्री में। एविएशन, स्पेशली एविएशन के तरफ उनका झुकाव बहुत ज़्यादा था। उनको एयरलाइंस और एविएशन उड़ान जो चीज़ होती है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए इंडिया में एविएशन को लाने का जो लाया उन्होंने, और उनका वो कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है जो आज हम दुनिया में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, आ जा सकते हैं थ्रू एयरलाइंस। तो ये उनका एक लगाव था इस तरफ जिसने उनको मोटिवेट किया और इंडिया में एविएशन की शुरुआत हुई थी। वो टाटा जो थे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री बनाने के लिए और उसमें सक्सेस पाने के लिए जाने जाते हैं। हाँ, आज की डेट में और इंडस्ट्रियलिज्म आ गए, सब आ गए, पर अब टेक्नोलॉजी और चीज़ें ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा बढ़ी है। शुरुआत में जो पहचान बनाई है इंडिया की इंडस्ट्री के लेवल पे, वो टाटा थे। एंड और ये सिर्फ उनके लाइफ का एक एस्पेक्ट था एज अ बिजनेसमैन। इसके अलावा वो एक बहुत सेंसिबल इंसान भी थे। उनको दर्द होती थी, उनको तकलीफ होती थी अगर वो किसी को दुख में देखते थे,
गरीबी देखते थे तो उनको बहुत बुरा लगता था, और उनको उठाने ऊपर करने के लिए, उनको मौका देने के लिए, उनको ऊपर लाने के लिए वो जितना हो सके उतना काम करते थे। इसलिए जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट, ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है, वो हर जगह लोगों को हर तरीके से मदद करने के लिए वो तैयार होता है। वो ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट थे जो हमेशा उनको एक चाह रहती थी कि इंडिया में हर कोई खुश रहे, इंडिया को एक हैप्पी कंट्री बनाया जाए, और उसके लिए उन्होंने साइंस के फील्ड में, आर्ट्स के फील्ड में, लोगों की लिटरेचर, उनका सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड में ही इंटरेस्ट नहीं था, हर एक फील्ड में वो अपना इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने, और हर फील्ड में लोगों को आगे बढ़ने में मदद किया है। चाहे वो लिटरेचर फील्ड में हो, फास्ट कार्स के वो बड़े शौकीन थे, स्कीइंग, फ्लाइंग, ये सब उनका एक पैशन हुआ करता था, जिसको उन्होंने इंडस्ट्री फॉर्म में, बिजनेस फॉर्म में कंट्री में लाया। तो ये थी JRD टाटा की कहानी। थैंक यू।